नमस्कार साथियों, मनोविज्ञान की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारा मनोविज्ञान इसी पे टिका हुआ है और आपका व्यवहार भी इसी पे ही टिका हुआ है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझें और सोचें। आज का टॉपिक है वह है व्यक्तित्व से संबंधित, और व्यक्तित्व से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अप्लाइड क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो व्यक्तित्व क्या होता है, आज की कक्षा में हम व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व की प्रकृति या व्यक्तित्व के जितने उपागम हैं उन पर चर्चा करेंगे। लगभग 40 मिनट की क्लास है। इस 40 मिनट में 3 उपागम हम पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व क्या होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अक्सर साधारण भाषा में अगर व्यक्तित्व के पर्यायवाची की चर्चा की जाए तो व्यक्तित्व के पर्यायवाची के रूप में 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं हम। एक तो होता है किसी व्यक्ति का चरित्र, या कह सकते हैं उस व्यक्ति की नैतिकता। संकीर्ण अर्थ में किसी व्यक्ति का चरित्र या उसकी नैतिकता ही उसका व्यक्तित्व कहलाती है। लेकिन ये संकीर्ण सोच है। इतने छोटे में से ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन कर लेना सही बात नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति को समझने के लिए आपकी सारी जिंदगी है वो कम पड़ जाएगी। तो व्यक्तित्व से स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनैलिटी से हिंदी में बना है व्यक्तित्व। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है पर्सनैलिटी, और ये पर्सनैलिटी शब्द है वो बना है पर्सोना से। और पर्सोना ये सब जानते हैं, मुझे पता है आप कह रहे होंगे कि इतना तो हमें ध्यान ही है। बिल्कुल ध्यान है, पर कहीं न कहीं आपको बेसिक से ही पढ़ाएंगे। ये पर्सोना है वह लैटिन भाषा का शब्द है, और इस लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 2 अर्थ हैं सिंपलेस्ट। एक तो अर्थ होता है मुखौटा, और मुखौटा के अलावा एक शब्द और यूज़ किया जाता है वह है नकाब। पुराने ज़माने में जो लैटिन जो ड्रामा होते थे उसमें कलाकारों को मुखौटे पहनाए जाते थे, यही पर्सोना कहलाता था। और पर्सोना धीरे धीरे पर्सनैलिटी में बदल गया। तो व्यक्तित्व का पर्सनैलिटी शब्द है वह कौन सी भाषा से डिराइव हुआ है? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? पर्सोना है। बिल्कुल याद रखना है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। व्यक्तित्व की परिभाषाओं की बात करें तो 4 परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ये 4 परिभाषाएं क्या है? तो पहली परिभाषा वुडवर्थ की है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार यहाँ पे आ गया, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व है, और ये परिभाषा देने वाला व्यक्ति था वुडवर्थ ने ये व्याख्या की थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द है संपूर्ण व्यवहार। ये संपूर्ण व्यवहार का अर्थ है शारीरिक और मानसिक दोनों ही व्यवहार आ गए। दूसरे की बात करें तो मन की परिभाषा है, उसने भी यही कहा था लेकिन शब्द बदल दी। क्रियाओं एवं संरचनाओं का समन्वय। एक व्यक्ति की क्रियाओं और क्रियाओं के साथ है उस व्यक्ति की संरचना, जितनी भी है मानसिक संरचनाएं, उनका जो समन्वय होता है वही समन्वय व्यक्तित्व कहलाता है। और यह परिभाषा दी थी मन ने। 2 परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती है, दोनों ही कुछ शब्दों पर आधारित है। इन दोनों शब्दों से ही समझ जाएंगे कि परिभाषा कौन किसकी दी हुई है। तो एक परिभाषा है व्यक्तित्व क्या है? तो शील गुणों का। ये शील गुण आ गया, अर्थात ये परिभाषा किसकी है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। शील गुणों का एक समन्वित पैटर्न है, इंटीग्रेटेड पैटर्न है। शील गुणों का एक समन्वित पैटर्न है। और जैसे ये शील गुण शब्द आ जाए, शील गुण शब्द आते ही परिभाषा किसकी हो जाएगी? गिलफोर्ड की हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि व्यक्तित्व की सबसे सही परिभाषा देने वाले थे आल्पोर्ट, और इन्होंने क्या कहा था? एक व्यक्ति की मनोदेहिक, यहाँ दोनों ही शब्द आ गए, मन और देह, यानी कि मानसिक और शारीरिक, मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। मनोदेहिक व्यवस्थाओं का या मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। और ये परिभाषा किसने दी थी? ऑलपोर्ट ने दी थी। तो ये ऑलपोर्ट की परिभाषा और गिलफोर्ड की परिभाषा, दोनों शील गुण एक शब्द है और एक है मनोदेहिक। इससे आप समझ जाएंगे। परिभाषाएं और भी आप पढ़ सकते हैं, हज़ारों परिभाषाएं हैं। कहीं न कहीं आप गाइड्स आपके पास होंगी, बहुत सारे आप नेट पे सर्च करते हैं। तो आप परिभाषाओं पे इतना फोकस ना करें। 2-4 परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान देना है। लेकिन
इन सभी परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक व्यक्तित्व कैसा होता है या व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती है, यह प्रश्न हमेशा कथन के रूप में पूछा जाता है कि व्यक्तित्व के बारे में कौन सा कथन है वह सत्य है या असत्य है। तो व्यक्तित्व कैसा होता है ऐसा भी पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है व्यक्तित्व क्या है। अर्थात जितनी भी परिभाषाएं, उन परिभाषाओं का आउटकम निकालें तो यही निकलता है। सबसे पहले व्यक्तित्व की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, व्यक्तित्व की प्रकृति कैसी होती है, तो व्यक्तित्व की प्रकृति होती है संगठनात्मक। कहीं न कहीं बहुत सारे गुणों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो व्यक्तित्व संगठनात्मक होता है। और साथ में दूसरा होता है गत्यात्मक। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तित्व संगठनात्मक भी होता है और व्यक्तित्व गत्यात्मक होता है। यहाँ पे गत्यात्मक पे एक सी-टेट पे प्रश्न पूछा गया था। गत्यात्मक अर्थात क्या हुआ, तो गत्यात्मक का अर्थ होता है निरंतर परिवर्तित होने वाला, निरंतर परिवर्तित होने वाला और निरंतर परिमार्जित होने वाला। अर्थात व्यक्तित्व है उसमें परिवर्तन होता रहता है और परिमार्जन होता रहता है, इसलिए व्यक्तित्व को गत्यात्मक बोला है। और ये गत्यात्मक शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था, अल्पोर्ट। गत्यात्मक का अर्थ समझ लें, निरंतर परिवर्तित एवं परिमार्जित होने वाला। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वह किसी न किसी परिस्थितियों में आते आते कहीं न कहीं बहुत सारे परिवर्तन लाती है, इसलिए इसको कह सकते हैं गत्यात्मक है। दूसरा, एक व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होते हैं, तो व्यक्तित्व के गुणों की बात करें तो व्यक्तित्व में हमेशा दो गुण पाए जाते हैं, एक व्यक्ति के मानसिक गुण और एक व्यक्ति के साथ साथ मानसिक गुणों के साथ साथ दूसरा है शारीरिक गुण। एक व्यक्तित्व में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, मानसिक गुण और शारीरिक गुण, और ये दोनों गुण मिलकर ही एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। अर्थात व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक होती है। इस संगठनात्मक का अर्थ क्या हुआ, यह मानसिक एवं शारीरिक गुणों का मिश्रण है, इसीलिए इसको संगठनात्मक बोला गया है। तो दोनों चीज़ें, प्रकृति संगठनात्मक एवं गत्यात्मक होती है। संगठनात्मक का अर्थ क्या हुआ, मानसिक एवं शारीरिक गुणों का मिश्रण है, और गत्यात्मक का अर्थ है निरंतर परिवर्तित एवं परिमार्जित होता है। प्रकटीकरण कैसे होता है, एक व्यक्ति है वह अपने व्यक्तित्व का प्रकटीकरण कैसे करता है, अर्थात आपका व्यक्तित्व कैसा है वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपका जो भी व्यवहार है वह कहीं न कहीं वातावरण के साथ ही प्रतिबिंबित होता है। अर्थात आप किस प्रकार के वातावरण में किस प्रकार का समायोजन करते हैं। तो व्यक्तित्व का प्रकटीकरण हमेशा कैसे होता है, वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया द्वारा। अगर आप वातावरण के साथ समायोजन करना सीख गए, इसका मतलब आपका व्यक्तित्व उत्तम है। तो व्यक्तित्व हमेशा कैसे प्रकट होता है, वातावरण के साथ समायोजन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा। अगर आप किसी व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं तो आपका व्यक्तित्व हमेशा कैसा होगा, अपूर्व होगा। समायोजन की क्षमता के आधार पर यह अपूर्व होता है, और अपूर्व के साथ साथ व्यक्तित्व है वह विशिष्ट होता है। तो व्यक्तित्व के दो गुण, वापस अपूर्व होता है और साथ साथ में विशिष्ट होता है। और यह कहाँ से उत्पन्न होता है, तो व्यक्तित्व की उत्पत्ति होती है वह हमेशा आत्म चेतना से होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हरियाणा टेट में ये पूछा गया था कि व्यक्तित्व की उत्पत्ति या व्यक्तित्व किसका प्रतिबिंब है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद रखें। व्यक्तित्व की उत्पत्ति वह आत्म चेतना से होती है, यही आत्म चेतना है वो व्यक्तित्व का प्रतिबिंब कहलाता है। अब एक व्यक्तित्व है वह कौन से क्षेत्र से संबंधित होता है और कौन से पक्ष से संबंधित होता है, तो व्यक्तित्व के पक्ष हैं और व्यक्तित्व के क्षेत्र हैं। तो व्यक्तित्व के तीन पक्ष है, वही अधिगम के जो पक्ष होते हैं। ये तीन पक्ष कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है व्यक्तित्व का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से भी होता है, व्यक्तित्व का संबंध भावात्मक पक्ष से भी होता है, और व्यक्तित्व का संबंध है वह क्रियात्मक पक्ष से भी होता है। लेकिन व्यक्तित्व के क्षेत्र की बात करें, व्यक्तित्व का क्षेत्र पूछा है, तो व्यक्तित्व है वो कहीं न कहीं आपके मन से उत्पन्न होता है। और मन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। कौन कौन सा, चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन मन, और तीसरा है अचेतन मन।
अर्थात व्यक्तित्व के पक्ष की बात करें तो 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। व्यक्तित्व के क्षेत्र की चर्चा की जाए तो 3 क्षेत्र हैं, चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन। अब ये सारी वस्तुएं पढ़ ली, तो क्या व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल। व्यक्तित्व क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों की उपज है। संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों में कोई एक जीरो हो तो संपूर्ण व्यक्तित्व भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ योग नहीं है, गुणज है, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। उपज का मतलब है गुणनफल है, ठीक है, योग नहीं, ये ध्यान रखे। तो यहाँ पे ये बेसिक जो क्रियाएं थी व्यक्तित्व के संबंधित वह हमने पढ़ी। अब व्यक्तित्व के उपागम आता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें से ही एक प्रश्न बनता है, व्यक्तित्व के उपागम। तो उपागम क्या होते हैं? तो आपको ध्यान ही होगा, ऐसी सिद्धांत जो व्यक्तित्व की संरचना बताए। उपागम क्या बताते हैं? तो व्यक्तित्व की संरचना और उसके साथ साथ व्यक्तित्व की प्रकृति बताते हैं, वह कहलाते हैं उपागम। आज हम चर्चा करेंगे 2 प्रकार के उपागम की। 2 प्रकार के उपागम अर्थात 4 उपागम की चर्चा करेंगे। सबसे पहला उपागम दिया गया था शरीर में पाए जाने वाले द्रव के आधार पर। शरीर पे किस प्रकार का द्रव पाया जाता है उसके आधार पर। और 2 उपागम ऐसे हैं जो दिए गए थे शारीरिक बनावट के आधार पर। शारीरिक बनावट के आधार पर आज का बिंदु जितना है उसकी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। द्रव के आधार पर और शारीरिक बनावट के आधार पर। द्रव के आधार पर अर्थात शरीर में पाए जाने वाले कुछ विशेष तत्व होते हैं, उनके आधार पर व्यक्ति कैसा होता है। और शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्ति किस प्रकार का हो सकता है, व्यक्तित्व को बताने के लिए 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। द्रव के आधार पर उपागम देने वाले 2 सिद्धांत हैं और शरीर के आधार पर उपागम है वह भी 2 ही है। इन दोनों की चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट में। द्रव के आधार पर 2 उपागम है, जिसमें एक तो आता है हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण या हिप्पोक्रेटस का उपागम, हिप्पोक्रेटस का उपागम। और दूसरा आता है इंडियन फिलॉसफी के आधार पर भारतीय दृष्टिकोण। शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक तो है क्रेशमर और दूसरा व्यक्ति आता है शेल्डन। और शरीर की बनावट के आधार पर दिया गया, इसलिए इसको कहा जाता है ज्यामितीय उपागम। लेकिन ज्यामितीय उपागम शब्द आए तो ज्यामितीय उपागम का संबंध केवल किससे है? शेल्डन से। ज़रूर ध्यान रखें। फिर भी शारीरिक बनावट के आधार पर पूछा जाए तो ज्यामितीय उपागम होता है, लेकिन ज्यामितीय उपागम देने वाला व्यक्ति कौन था? शेल्डन। फिर समझ लें, द्रव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण 2 तरीकों से किया गया, हिप्पोक्रेटस और भारतीय दृष्टिकोण। और शारीरिक रचना के आधार पर क्रेशमर और शेल्डन ने वर्गीकरण किया। हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, भारतीय दृष्टिकोण में 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, क्रेशमर के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्तित्व हैं और ये भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व है। इसको इजीली याद रखें, 4 3 4 3, ठीक है। हिप्पोक्रेटस के आधार पर 4, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर 3, क्रेशमर के आधार पर 4 और शेल्डन के आधार पर 3। तो कुल मिला के ये 4 जो सिद्धांत है या 4 उपागम है व्यक्तित्व के, उसका अध्ययन करेंगे। और पहले से स्टार्ट करते हैं, वह है प्ररूप उपागम। पहला प्ररूप उपागम, और इसी प्ररूप उपागम को देने वाले व्यक्ति थे हिप्पोक्रेटस। व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहला उपागम कौन सा था? प्ररूप उपागम। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, सबसे प्राचीन उपागम। सबसे प्राचीन उपागम है और साथ में व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने वाला सबसे पहला उपागम है। और इसको देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसको देने वाले व्यक्ति थे हिप्पोक्रेटस। तो व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था। और हिप्पोक्रेटस का आधार क्या था व्यक्तियों को वर्गीकृत करने का? तो भारतीय दृष्टिकोण और हिप्पोक्रेटस का आधार एक ही था, शरीर में पाए जाने वाला फ्लूइड
या फिर कह सकते हैं ह्यूमर के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया, फ्लूइड या ह्यूमर, यानी कि कौन कौन से द्रव पाए जाते हैं। हिप्पोक्रेटस ने शरीर में पाए जाने वाले इन द्रवों के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, और इन चारों की क्या विशेषता होती है साथ साथ में समझते जाएंगे। ये 4 प्रकार कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रकार बताया था कोलेरिक। हिप्पोक्रेटस के अनुसार पहला कोलेरिक है। दूसरा मेलेनकोलिक, बिल्कुल याद रखना ये वर्ड, मेलेनकोलिक, अंग्रेजी शब्द ही आपको याद रखने हैं। तीसरे में आता है फेलेंगेमिक, फेलेंगेमिक, और चौथा याद रखना है आपको सेंग्यूनिक, सेंग्यूनिक। ये 4 बताए थे। ये चारों अंग्रेजी है, लेकिन इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो इसे बोलते हैं कफ प्रकृति वाले, कफ प्रकृति वाले। मेलेनकोलिक को बोला जाता है काले पित्त वाले, काले पित्त वाले। फेलेंगेमिक को बोला जाता है पीले पित्त वाले, पीले पित्त वाले। इसके लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। अब ये 4 वर्गीकरण बता दिए हिप्पोक्रेटस ने। एक होता है कोलेरिक, एक होता है मेलेनकोलिक, एक होता है फेलेंगेमिक, और होता है सेंग्यूनिक। क्या होता है? तो कोलेरिक किसे कहा? कफ प्रकृति वाले, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिनका स्वभाव हमेशा क्रोध करने का रहता है, उन सभी क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति को उसने किस श्रेणी में रखा? कोलेरिक। तो क्रोध से कोलेरिक याद रखना है, क और क दोनों जुड़े हुए हैं, ये क और ये क। कोलेरिक क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं। दूसरा है काले पित्त वाले, अंधेरे में रहने वाले। यूँ याद रख ले आप, अंधेरे में रहते वो व्यक्ति हमेशा कैसे होते हैं? निराशावादी। तो मेलेनकोलिक का मतलब क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति जो कैसे होते हैं? निराशावादी होते हैं, उनको मेलेनकोलिक बोला। फेलेंगेमिक का मतलब क्या हुआ? पीले पित्त वाले। तो यह व्यक्ति कैसे होते हैं? मंद होते हैं, मंद स्वभाव के होते हैं, और इसको कहा जा सकता है यह आलसी होते हैं। तो ये फेलेंगेमिक हो गया। और अगली बात करें तो वह है सेंग्यूनिक। यह सबसे उत्तम प्रकार है, और इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा कैसे होते हैं? आशावादी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आशावादी होता है तो डेफिनेटली अंतिम समय तक क्या करेगा? वो संघर्ष करेगा। तो ये कैसे व्यक्ति होते हैं? संघर्षशील। तो हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो कोलेरिक, मेलेनकोलिक, फेलेंगेमिक और सेंग्यूनिक। इससे आगे बढ़े तो इससे आगे बढ़ने पर आता है दूसरा उपागम, वह है भारतीय दृष्टिकोण। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या भारतीय फिलॉसफी क्या कहती है? भारतीय दृष्टिकोण में एक तो त्रिदोष आता है, एक शब्द, और एक आता है त्रिगुण। त्रिदोष और त्रिगुण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वह भारतीय दृष्टिकोण कहलाता है। चरक संहिता में इसका वर्णन मिलता है। त्रिदोष कौन से हैं और त्रिगुण कौन से हैं? तो त्रिदोष की बात करें तो 3 सुने होंगे आपने, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और एक होता है कफ। ये त्रिदोष है। इन त्रिदोष के आधार पर 3 गुण विकसित होते हैं। यह 3 गुण कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है सत्व गुण, दूसरा गुण है रजस गुण, और तीसरा गुण होता है तमस गुण। इन 3 गुणों के आधार पर भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया, और इन वर्गीकरण को लिखा गया 3 भागों में। और ये समझ गए होंगे आप कौन कौन से हैं। तो एक व्यक्ति होते हैं सतोगुणी, सतोगुणी व्यक्ति होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं वह तमोगुणी होते हैं, और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं वह होते हैं रजोगुणी। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। सतोगुणी का अर्थ होता है अच्छे गुण वाले, ऐसे व्यक्ति जिसमें सभी गुण अच्छे हो, सभी के सभी, वह अच्छे गुण वाले सतोगुणी कहलाते हैं। बुरे गुण वाले हैं जितने भी, वह सभी तमोगुणी में आते हैं। और पहला और दूसरे का अगर मिश्रण है तो वह कौन से गुण में आएगा? रजोगुणी में। लेकिन यहाँ कहा गया है कि सतगुण वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। हमेशा व्यक्तित्व कैसा होता है? रजोगुणी ही होता है। और कहीं न कहीं ये सिगमंड फ्रायड का जो मूल प्रवृत्ति थी इरोज एंड थनेटस, उससे मिलता जुलता है रजोगुणी। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखना है। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं।
लेकिन अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है वह शेल्डन का वर्गीकरण है, और शेल्डन के साथ साथ क्रैशमर का वर्गीकरण है, और एक स्प्रेंगर का भी पढ़ेंगे। शेल्डन और क्रैशमर का क्या अंतर है, दोनों साथ पढ़ेंगे। दोनों ही वर्गीकरण है वो शरीर रचना के आधार पर, इसलिए इसको कहा जाता है ज्यामितीय आधार पर। शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण करने वाले कितने व्यक्ति थे, 2। इसमें पहला आता है क्रैशमर, क्रैशमर का वर्गीकरण आता है, और क्रैशमर के साथ साथ अपन पढ़ेंगे शेल्डन का वर्गीकरण। इसी शेल्डन के वर्गीकरण को ही बोला गया है ज्यामितीय वर्गीकरण। ठीक है, शेल्डन को ही ज्यामितीय बोला गया है, इसलिए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का ज्यामितीय सिद्धांत किसने दिया, शेल्डन ने। लेकिन शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण करने वाले कितने व्यक्ति थे, 2, क्रैशमर और शेल्डन। शरीर रचना के आधार पर क्रैशमर ने कितने भाग बताए और शेल्डन ने कितने बताए, तो क्रैशमर के अनुसार 4 प्रकार होते हैं व्यक्तित्व के, और शेल्डन के अनुसार कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। अब क्रैशमर की चर्चा करेंगे, कौन कौन से 4 प्रकार बताएं। तो सबसे पहला आता है पिकनिक टाइप। किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पिकनिक प्रकार के व्यक्ति। पहला वर्गीकरण पिकनिक प्रकार है। दूसरे वर्गीकरण की बात करें तो एथलेटिक होता है, एथलेटिक। अब देखिए इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा आप किस श्रेणी में आएंगे, एथलेटिक। तीसरे में आता है लेप्टोसोमिक, लेप्टोसोमिक आता है, और लेप्टोसोमिक के बाद आता है डिस्प्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक। ओके, तो ये 4 प्रकार के वर्गीकरण हो गए, पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार, लेप्टोसोमिक, डिस्प्लास्टिक। पिकनिक प्रकार अर्थात कैसे व्यक्ति होते हैं, तो पिकनिक प्रकार वाले जितने भी व्यक्ति है वह हमेशा होते हैं मिलनसार। पिकनिक मनाने वाले जैसे होते हैं वैसे ही यह हमेशा मिलनसार होते हैं। एथलेटिक प्रकार मतलब खिलाड़ी जैसे, तो खिलाड़ी है इसका अर्थ क्या हुआ, यह हमेशा कैसे होते हैं, आशावादी होते हैं, हमेशा आशावादी होते हैं, अर्थात अंतिम समय तक संघर्ष करने वाले, अर्थात अंतिम समय तक हार नहीं मानते, अंतिम समय तक हार स्वीकार नहीं करते, यह कहलाते हैं एथलेटिक। लेप्टोसोमिक क्या होते हैं, तो यह व्यक्ति है वह निर्बल होते हैं और लगभग आपकी तरह ही होते हैं, शर्मीले स्वभाव वाले, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, और शर्मीला स्वभाव है अर्थात ये होंगे एकांत प्रिय होंगे। और डिस्प्लास्टिक का अर्थ क्या हुआ, तो सभी अच्छे गुणों का मिश्रण जो होता है, अच्छे गुणों का मिश्रण, वह सभी के सभी कह सकते हैं नंबर 1, 2, 3 इन सब को मिला दें तो जो अच्छे अच्छे गुण निकाल दें तो वह कहलाता है डिस्प्लास्टिक। तो क्रैशमर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। अब अपन शेल्डन में इसी को आगे बढ़ाएंगे, शेल्डन का वर्गीकरण। तो शेल्डन का वर्गीकरण भी लगभग इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसने भाग बताए 3, और तीनों भाग है वो लगभग इससे ही संबंधित हैं। और 3 भाग कौन से हैं, तो सबसे पहला है गोलाकार, गोलाकार यानी कि अंडे जैसे, और अंडे जैसे इसलिए अपन लिख सकते हैं इसको एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। दूसरा होता है आयताकार, आयताकार। अब आयत जैसे तो नहीं होते, आयताकार को लिख सकते हैं मिजोमॉर्फिक, ये ज़रूर याद रखें वर्ड मिजोमॉर्फिक। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं वह होते हैं लंबाकार, और लंबाकार को लिख सकते हैं एक्टोमॉर्फिक। तो 3 प्रकार से वर्गीकरण किया, दोनों में अंतर समझ लें। क्रैशमर ने 4 प्रकार बताए और शेल्डन ने 3 प्रकार बताए। गोलाकार क्या होते हैं, लंबाकार क्या होते हैं, और आयताकार क्या होते हैं। गोलाकार कैसे व्यक्ति होते हैं, ये मोटे व्यक्ति होते हैं, हमेशा मोटे होते हैं, मौज मस्ती में हमेशा रहते हैं, मौज मस्ती में, मौज मस्ती के साथ साथ आराम तलब होते हैं ये, और इनकी भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है, जैसे कि आपको ऋण की कोई चिंता नहीं है, होनी तो होगी नहीं तो भाड़ में जाए। अर्थात मौज मस्ती करने वाले, आराम तलब और भविष्य के प्रति चिंतित नहीं होते। अब ये गोलाकार है वो किससे मिलता जुलता है, पिकनिक प्रकार, अर्थात शेल्डन का जो गोलाकार वर्गीकरण है वह क्रैशमर के पिकनिक प्रकार के वर्गीकरण पर आधारित है। अब दूसरा आता है आयताकार। आयताकार का मतलब क्या हुआ, तो ऐसे व्यक्ति जो साहसी हो, साहसी के साथ साथ निडर हो, बिल्कुल नहीं डरें, साहसी है, निडर है, कर्मठ है, और कर्मठ है तो डेफिनेटली कैसा होगा, वो आशावादी होगा। तो ये आशावादी शब्द आया,
अर्थात ये कहीं न कहीं क्रैशमर का कौन सा वर्गीकरण है, एथलेटिक वर्गीकरण। तो शेल्डन का आयताकार किससे संबंधित है, एथलेटिक प्रकार से संबंधित है। लंबाकार की बात करें तो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर के साथ साथ दुर्बल होते हैं, दुर्बल मतलब मरियल होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। शक्तिहीन होते हैं, इसमें ताकत बिल्कुल ही नहीं होती, शक्तिहीन होते हैं। तो कहीं न कहीं यह एकाकीपन वाले होते हैं, मतलब एकाकीपन, अकेले रहना पसंद करते हैं। निराशावादी होते हैं ये, निराशावादी, बिल्कुल निराशावादी, निराशावादी है तो कहीं किसी से नहीं मिलेंगे, इसलिए कैसे होते हैं, असामाजिक होते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति को अगर लंबाकार से जोड़ा जाए तो यही कि यही किस में आएगा, लेप्टोसोमिक में आएगा। तो प्रथम तीन और इसके प्रथम तीन एक जैसे हैं, बस क्रैशमर ने एक बताया था डिस्प्लास्टिक, सभी अच्छे गुणों का मिश्रण है वो डिस्प्लास्टिक की श्रेणी में आएगा। तो ये दो वर्गीकरण पढ़े अपन ने, क्रैशमर और शेल्डन। आज का अंतिम वर्गीकरण है वह है स्प्रेंगर का वर्गीकरण। स्प्रेंगर का वर्गीकरण, स्प्रेंगर का वर्गीकरण बहुत आसान है। इसने एक व्यक्ति की समाज में जो स्थिति है या उसके जो कार्य, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया था। और एक पुस्तक है टाइप्स ऑफ मैन, ये पूछी नहीं जाती है, लेकिन इसने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे, 6 प्रकार में बांटा था। स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार आता है सिद्धांतिक, सिद्धांतिक व्यक्ति या सिद्धांतिक व्यक्तित्व। दूसरा आता है आर्थिक, आर्थिक व्यक्तित्व। तीसरे में आएगा सामाजिक, सामाजिक व्यक्तित्व। इसका ही चौथा प्रकार है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक, राजनैतिक व्यक्तित्व। पांचवें प्रकार में आएगा धार्मिक व्यक्तित्व, इस धार्मिक के बारे में प्रश्न पूछा गया था। और छठे प्रकार में आएगा सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व, सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। तो स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार किस प्रकार से व्याख्या करें उसको समझ लें। सैद्धांतिक का मतलब हो गया ऐसे व्यक्ति जो केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, बिल्कुल याद रखें, ज्ञान प्राप्ति के जो इच्छुक व्यक्ति है, केवल ज्ञानार्जन में ही रुचि लेते हैं, वह सैद्धांतिक व्यक्तित्व की श्रेणी में आएंगे। और यह बिल्कुल आदर्शों का पालन करते हैं, आदर्शों का पालन करने वाले, किसी भी स्थिति में अपने आदर्शों को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यह व्यक्ति है वह, यह अव्यवहारिक होते हैं, यह व्यक्ति हमेशा अव्यवहारिक होते हैं। तो पहला समझ लें, सिद्धांतिक का मतलब है ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक, हमेशा आदर्शों का पालन करने वाले। और आदर्शों का पालन करते हैं इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा अव्यवहारिक होते हैं। आर्थिक की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा धनार्जन, ठीक है, धनार्जन मतलब कैसे कुछ कमाना, धनार्जन का मतलब हो गया कि किसी भी तरीके से पैसा कमाना है, कोई भी तरीका हो, किसी भी तरीके से आर्थिक लाभ के बारे में ही सोचे, वह व्यक्ति कहलाते हैं आर्थिक व्यक्तित्व वाले। लेकिन यह व्यावहारिक होते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये व्यावहारिक होते हैं। तीसरा प्रकार आता है सामाजिक। सामाजिक प्रकार के व्यक्ति है वह सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व देते हैं, शब्दों से ही समझ जाएंगे आप, सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व देते हैं। अब सामाजिक संबंधों को जो अधिक महत्व देता है तो डेफिनेटली वह व्यक्ति सामाजिक प्राणी होगा, व्यावहारिक होगा। जैसे कि ये व्यक्ति परोपकार में परोपकारी होते हैं, परोपकार के साथ साथ यह दयालु भी होते हैं, इनको दया भी बहुत जल्दी आ जाती है, त्याग भी करते हैं, ये बहुत त्यागी स्वभाव के होते हैं। अर्थात ये सभी गुण वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है। वो कौन सा हो सकता है, समाज सेवक या सुधारक, समाज सेवक हो सकता है या फिर हो सकता है समाज सुधारक। ये प्रश्न पूछा गया है, समाज सुधारक और समाज सेवी किस श्रेणी में आते हैं? स्प्रेंगर के अनुसार तो सामाजिक श्रेणी में आते हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति जो राज कार्य में रुचि लेते हो, राज कार्य में रुचि लेने वाले व्यक्ति। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें उच्च नेतृत्व क्षमता पाई जाती है।
यह केवल वही, देखो ये सामाजिक भी होते हैं, लेकिन सामाजिक होने के साथ साथ उच्च नेतृत्व क्षमता के साथ साथ यह उच्च पद पर आसीन हो जाते हैं, राजकार्य में रुचि लेने लगते हैं। तो उच्च नेतृत्व क्षमता वाले सामाजिक व्यक्ति वो कैसे बन जाते हैं? राजनीतिक बन जाते हैं। धार्मिक में एक प्रश्न पूछा गया था, धार्मिक कैसे होते हैं? तो धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा धर्म में आस्था रखते हैं। और जो व्यक्ति धर्म में आस्था रखता है, ये प्रश्न ये पूछा गया था, आत्मसंतोषी। स्प्रेंगर के अनुसार कौन से व्यक्ति है वो आत्मसंतोषी होते हैं? तो जो धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है वही आत्मसंतोषी होते हैं। सौंदर्यात्मक का अर्थ क्या हुआ? सौंदर्य प्रेमी जो होते हैं, जितने भी सौंदर्य प्रेमी हैं वह सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व की श्रेणी में आएंगे। जैसे कि कह सकते हैं जिसका संबंध कला से है, जिसका संबंध संगीत से है, या जिसका संबंध नृत्य से है, ये सभी व्यक्ति सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व की श्रेणी में आएंगे। तो ये कितने वर्गीकरण पढ़े? सबसे पहला हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण, इसके बाद भारतीय दृष्टिकोण, शेल्डन का, क्रैशमर का और हिप्पोक्रेटस का। तो कुल मिला के 5 प्रकार के उपागम पढ़ लिए हैं। ये पांचों 5 इंपॉर्टेंट है। कल सिगमंड फ्राइड जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सिगमंड फ्राइड से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।